गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोगों को करना है एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन। चैप्टर कैपिटल गेन ही चल रहा है, ठीक है। और एग्जम्पशन किस तरीके से दी जाती हैं ये बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि एग्जम्पशन का रेलेवेंस क्या है, ठीक है। अब देखिए, मैं समझाता हूं आप लोगों को। मान लीजिए आपके पास में एक हाउस प्रॉपर्टी थी, ठीक है जी, और इसके ऊपर आपको कैपिटल गेन हुआ। ये तो हमें निकालना आ ही चुका है। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपको ये 60 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ था और आपके पास में एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी, वो एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी। तो अब आप क्या करने वाले हैं इस 60 लाख के साथ में, है ना। मन कह रहा है ना, कहते हैं सर 60 लाख हाथ में लेकर के कोई हम रोड पे थोड़ी आ जाएंगे, हम तो 60 लाख को फर्दर इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि सर छुपाने के लिए एक छत तो हमें चाहिए। तो बस यही रूल है हमारे पास में। ये क्या कहता है, सेक्शन 54 हमें कहता है कि अगर आपको कैपिटल गेन हुआ ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और इसको आप फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो जितना भी कैपिटल गेन आपने इन्वेस्ट किया है, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और अमाउंट परचेज और अमाउंट डिपॉजिटेड, चलो ये डिपॉजिटेड की बात बाद में करेंगे, अभी थोड़ी देर में। इतनी बात समझ में आई आपको कि अगर मेरे पास में मुझे कैपिटल गेन हुआ है हाउस प्रॉपर्टी पे, और हाउस प्रॉपर्टी बेच करके मैं नई हाउस प्रॉपर्टी ले रहा हूं, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, अब इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होती है हाउस प्रॉपर्टी में, या तो कंस्ट्रक्शन करवा के या फिर परचेज करके। तो दोनों ही तरीके अलाउड है, कंस्ट्रक्शन का हो या परचेज का हो। लेकिन यह है कि अमाउंट जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। तो रुपीज अप टू रुपीज 60 लैक्स, ये 60 लैक्स क्यों लिख रहा हूं, ये कोई अपर कैप नहीं है यहां पे, ये अमाउंट था मेरे पास में जो कैपिटल गेन हुआ है। तो अप टू अमाउंट 60 लाख इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 54। ये बात समझ में आ गई। अब आप मेरे को कुछ बात के जवाब देंगे। वैसे तो क्लास अभी शुरू हुई है, लेकिन इतनी बात आपको समझ में आई और थोड़ी कॉमन सेंस आपके पास में है, ऐसा मैं मानता हूं। तो यहां पे मैं कुछ लिखता हूं, उसका मुझे जवाब दीजिएगा। मैंने बोला कि मेरे को कैपिटल गेन हुआ, हाउस प्रॉपर्टी की ही बात कर रहा हूं मैं, और मैंने इन्वेस्टमेंट की, अगेन वो भी मैं बात कर रहा हूं हाउस प्रॉपर्टी की ही। तो मुझे कैपिटल गेन हुआ अगर 60 लाख रुपए का, केस 1, और मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी 60 लैक्स, तो मुझे आप एग्जम्पशन का अमाउंट बताइए। सर 60 लैक्स अभी तो आपने बताया। केस 2, मुझे था तो 60 लाख रुपए का कैपिटल गेन, लेकिन मैंने नई हाउस प्रॉपर्टी में 54 लैक्स लगाया। एग्जम्पशन कितने की मिलेगी, किसी को 60 लैक्स की तो नहीं मिलेगी ना, 54 लैक्स की। सर सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट एंड अपर कैप इज अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। ओके सर। केस 3, मैंने कैपिटल गेन मेरा अर्न हुआ 60 लैक्स और मैंने इन्वेस्टमेंट किया न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर 70 लैक्स। क्यों, क्योंकि मेरा नया घर महंगा था। तो बताइए एग्जम्पशन कितने की मिलेगी, किसी को 70 लैक्स की तो नहीं चाहिए ना। सर हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है ये। सो द मेन रूल इज एग्जम्पशन इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू अमाउंट टैक्सेबल, है ना। जितना अमाउंट मैक्सिमम टैक्सेबल हो रहा था उतना ही एग्जम्प्ट हो सकता है। कैपिटल गेन टैक्सेबल था और उतने की ही एग्जम्पशन मिल सकती है। ये बात समझ में आई आप लोगों को।
इसको फटाफट से नोट कीजिए। जी, 10 लाख की हाउस प्रॉपर्टी थी, 20 की बिकी वाली बात नहीं कर रहा मैं, वो तो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। मैं तो अपने हाथ में कैपिटल गेन ले लिया है पहले ही। हाँ ठीक है, ठीक है, तो 17 लाख तक मिलेगा आपको एग्जाम्शन। 3 लाख का नहीं मिलेगा क्योंकि आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया। आपको अगर 20 लाख का कैपिटल गेन हुआ है, 17 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो जितने तक इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल गेन 10 लाख रुपए का था। अच्छा, आपको कैपिटल गेन 20 लाख की हाउस प्रॉपर्टी नहीं, मेरे को मेन मुद्दा बात बात कहां से शुरू हो रही है कि कैपिटल गेन कितना था। आपका जवाब अपने आप ही बोल रहा है, कहता है कि आप क्वेश्चन आपका अपने आप ही बोल रहा है कि कैपिटल गेन मेरे को 10 लाख का हुआ है। तो अब मेरे को पास्ट में क्यों लेके जा रहे हो कि आपने उसको कितने का खरीदा था? आपको कैपिटल गेन हो गया ना। कैपिटल गेन अगर निकाल लिया वो, और वो हमने पिछली क्लासेस में निकालना सीख लिया है। तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को, सिंपल सी चीज है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना। मैक्सिमम 10 लाख हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जितना अमाउंट टैक्सेबल है उससे ज्यादा नहीं एग्जाम्प्ट हो सकता। 17 लाख की प्रॉपर्टी अगर आपने खरीद ली है तो 10 लाख आपका पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब ये इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में करनी है ये भी बताऊंगा अभी। हाँ जी, इतनी बात हो गई। अब बनाएं जरा इसको, कैपिटल गेन ऑन, देखो मेरे साथ बनाओगे ना तो तुम्हें दोबारा बनाना पड़ेगा 101%। मत बनाना मेरे साथ, कॉपी खराब हो जाएगी तुम्हारी। क्योंकि मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है, मैं इसको आगे सरका दूंगा। तुम्हारे पास लिमिटेड पेज है, तो केवल समझ लो अभी। तो मैंने क्या लिखा, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इतनी बात मैंने अभी तक बोली। और हमें इन्वेस्टमेंट करनी है न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट करनी है हमें। तो मैं यहां लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब सर कितने टाइम तक मैं इसको इन्वेस्ट कर सकता हूं, यह भी एक मुद्दा है। तो कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट करते हैं दो तरीके से। कौन से दो तरीके हैं सर? अगर कंस्ट्रक्शन से और एक परचेज से। इफ इट इज द केस ऑफ कंस्ट्रक्शन, देन कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है जी, कोई शक? मतलब अपने सपनों का महल 3 साल में पूरा कर लेना, वरना जितना भी अमाउंट है ना वो टैक्सेबल हो जाएगा जो बचा हुआ है। कहने का मतलब ये 60 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ था, सपनों का महल बन रहा था, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते 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 हमारे को 4 साल हो गए, ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। 4 साल तक तो, 3 साल तक तो टैक्स से बचा रहेगा, उसके बाद टैक्सेबल हो जाएगा। खैर, हम करेंगे ही क्यों ऐसा जब सर हमारे को रूल्स बता दिए आपने, तो मत करना। एंड इफ इट इज द केस ऑफ परचेज, देन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर। सर इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या लिख दिया आपने? मैं बताता हूं। जनरली क्या करते हो तुम लोग जब तुम्हें मकान बदलना होता है, हाउस प्रॉपर्टी? ऑप्शन नंबर 1, मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं। सारा सामान खाली करो, मकान को बेचो, 60 लाख रुपए हाथ में लो, 50 लाख जितने का भी कैपिटल गेन हो रहा है उसको हाथ में लो, रोड पे बैठ जाओ पैसे और सामान के साथ। नंबर 1 ऑप्शन। और 2 साल तक रोड पे ही बैठे रहो, वहां से सर्च करते रहो कि कौन सा मकान तुम्हें चाहिए, और उसके बाद में 2 साल तक, 2 साल के बाद शिफ्ट हो जाना, या 2 साल के अंदर अंदर शिफ्ट हो जाना। क्या ये ऑप्शन बेटर है? या फिर ऑप्शन 2, हम एक भी दिन रोड पे नहीं जाएंगे, 1 घंटा भी रोड पे नहीं जाएंगे, हम पहले नया मकान खरीद लेंगे, उसके बाद पुराना वाला बेचेंगे या खाली करेंगे? सेकंड वाला बेटर लग रहा है मेरे को। तुम्हें फर्स्ट वाला बेटर लग रहा है क्या? है ना, सेकंड बढ़िया है सर। तो ये सेकंड ही है जो तुम्हें समझ में नहीं आया था।
सेकंड वाला है 1 ईयर बिफोर। 1 ईयर बिफोर का मतलब क्या हुआ, आज की डेट बोलो, 2 अप्रैल, 2 अप्रैल है ना, 2 अप्रैल। कल मैंने बच्चों को मैसेज किया, कल April 1 था ना, मैंने बच्चों को मैसेज किया CS वालों को, मैंने कहा सर मैं ना आधा घंटा लेट हो जाऊंगा आने में। तो मैसेज आए पलट करके मुझे ग्रुप पे, कह रहे अप्रैल फूल बना रहे हो हमारा। मैंने कहा भाई अगर मैं ये कह देता कि मैं आधा घंटा पहले आऊंगा तो अप्रैल फूल हो सकता था, मैं क्यों चाहूंगा मेरी क्लास डिले हो, है नहीं। तुम्हें भी यही कहता रहता हूं मैं। अच्छा खैर, तो आज है ना 1/4 है, ओ सॉरी 2/4 है, और मैंने आज के डेट में 60 लाख रुपए का कैपिटल गेन अर्न किया है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट अगर हुई है 3/4 को पिछले साल, ये साल कौन सा चल रहा है जी, 2022। तो अगर मैंने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज की थी कब, 3/4/2021 के बाद, लेकिन 2/4/2022 से पहले, तो ये 1 साल दिखाई दे रहा है। किसी का 1 साल निकालते हुए 1 तारीख मत डाल देना तुम, ठीक है। 1 साल कंप्यूट करना आना चाहिए ना पिछले वाला। 2 तारीख आज है, 2 से पहले 1 साल 3 तारीख होगा। तो यानी कि 3/4/2021 को अगर मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज की हुई थी, ऑलरेडी मेरी परचेज्ड हाउस प्रॉपर्टी 45 लाख की थी, और मेरे को आज कैपिटल गेन हुआ है 60 लाख रुपए का। तो मैं क्या बोलूंगा, सर कैपिटल गेन है 60 लाख रुपए का, एग्जम्पशन 54 की मिलेगी, 45 लाख, रिमेनिंग अमाउंट कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। जितना मैंने बताया इतनी बात समझ में आई आपको। धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे खाएंगे, हैं सबका मजा लेंगे, कॉम्प्लिकेशंस बाद में, पहले नॉर्मल नॉर्मल। मेरी आदत तो जानते ही हो आप, लड्डू में मिर्चें मिलाई जाएंगी, लेकिन बाद में। हाँ जी, हाँ सर रिपीट करूं, एक्सेप्शनल नहीं एग्जम्पशन। हाँ सर मैंने ये कहा, मैंने कहा आपको ना इन्वेस्टमेंट करनी है, और 1 ईयर बिफोर 2 ईयर आफ्टर। अब 2 ईयर आफ्टर वाला केस तो कंस्ट्रक्शन की तरह ही है, डेट निकाल सकते हैं हम। यहां बच्चे परेशान हो जाते हैं 1 साल पहले वाली डेट निकालने में, या फिर 1 साल पहले उनको समझ नहीं आता। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने आज कैपिटल गेन अर्न किया है और आज से ठीक 1 साल के अंदर अंदर कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज की थी, तो उसकी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अगर 1 साल पुरानी होगी तो नहीं मिलेगी, याद रखना। क्वेश्चन के अंदर 2 हाउस प्रॉपर्टीज परचेज करवा दूंगा, एक यहां पे 45 की होगी, एक यहां 15 की होगी, और इसकी डेट डाल दूंगा मैं 28 मार्च 2021, और तुम भावनाओं में बह करके पूरा का पूरा 60 लाख एग्जम्प्ट कर दोगे। नहीं करना, क्योंकि ये डेट 1 साल से ज्यादा पुरानी हो गई। नहीं, ये डेट मैंने लिखी है, 1 साल पहले की बात की है बस। 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने, पिछले 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है, तो उसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पे। अच्छा मैं एक बात बताऊं तुम्हारे को, सेक्शन 54 अच्छे से पढ़ो, और तुम्हारे को इसके जैसे बाकी सेक्शंस के ऊपर अपने आप ही दिमाग चलने लग जाएगा। यानी कि एक जैसे जुड़वा तिड़वा ये नहीं, बहुत सारे हैं। हाँ हाँ जी, जी जा, जी जनाब, और उसके लिए हमें कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खोलना पड़ेगा। सर ये क्या होता है, तभी तो कहता हूं पेशेंस, पेशेंस बेबी पेशेंस। बताऊंगा, जितनी बात बता रहा हूं ना उतनी सुनो। तुम जितना सोच सकते हो ना उससे ज्यादा लिखा गया है। वो 3 साल कैसे होंगे, और 3 साल तक पैसा कैसे, क्या नाम है, टैक्सेबल नहीं होगा, ये भी बताऊंगा। बस अभी रूल धीरे धीरे पढ़ने हैं हमने। सबसे पहला रूल तो हमने क्या पढ़ा, दिमाग में बिठा लो, सर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब किसी ने मेरे से अगर ये पूछा कि सर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से ज्वेलरी खरीद लूं तो मिलेगी क्या एग्जम्पशन, नहीं।
दिवाकर सर ने क्या पढ़ाया, हाउस प्रॉपर्टी से हाउस प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन के अंदर क्या खरीदवा दूंगा तुम्हारे को, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर कैपिटल गेन करवा दूंगा और बोलूंगा उसने डिबेंचर्स खरीद लिए, उसने क्या नाम है ज्वेलरी खरीद ली, उसने एक हाउस प्रॉपर्टी भी खरीद ली, लेकिन खरीदने वाली चीजें 3 खरीदवा दूंगा, लेकिन एग्जम्पशन तो केवल हाउस प्रॉपर्टी से हाउस प्रॉपर्टी पे ही मिलेगी ना। तुम्हारे दिमाग में क्या रह जाता है कि खरीद पे एग्जम्पशन मिल रही है, ना 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 ना, खरीद पे एग्जम्पशन नहीं मिल रही। जिस चीज की खरीद बताई गई है उस खरीद के ऊपर ही एग्जम्पशन मिलेगी। जी जनाब बोलिए। हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं जी सर, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 60 लाख से आगे नहीं, जितना कैपिटल गेन है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई इतनी? आपको भी दिख रहा है मैं आराम आराम से डायग्राम बना रहा हूं, ये डायग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आपको रोका है मैंने कि अभी मत लिखना मेरे साथ। चलो सर, ये 1 ईयर बिफोर वाला फंडा भी हमारे को समझ में आ गया, ऐसा मैं मानता हूं। आगे चलते हैं। और 2 ईयर आफ्टर वाला, वो भी दिक्कत नहीं है सर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वो भी सही है। यानी कि जैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर, मतलब आज मान लो 2 साल, आज 2/4 है, 2/4/2022, तो कितनी डेट आ जाएगी जी, 23/24, 1/4/2024 से पहले पहले हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी। अच्छा जी, इसके बाद टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, अब इतनी बात हमारे को समझ में आ गई, आगे स्टेप पे चलते हैं। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात पे चलते हैं। एक बात बताओ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी हमारे को कह रहा है, कहता 3 साल तक तुम्हारे कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा, 3 साल तक तुम्हारा टाइम पीरियड है, मैक्सिमम टाइम पीरियड यहां पे कितना, 3 साल है इफ इट इज द केस ऑफ कंस्ट्रक्शन, एंड 2 ईयर इफ इट इज द केस ऑफ परचेस। लेकिन ये तो बहुत झूठे लोग हैं लॉ मेकर्स, क्या कहते हैं 1 साल का अमाउंट अगले साल में टैक्सेबल हो जाता है। तो मैं ना आराम से बैठा हुआ था, मैंने ना अभी तक इतनी ही बात पढ़ी थी, कहते हैं ना अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, तो अब ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो यहां पे ना मैंने ना इतनी ही बात पढ़ी थी, किसी ने मुझे इतना ही बताया था कि सर आप कैपिटल गेन और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं हाउस प्रॉपर्टी पे विद इन 3 ईयर और 2 ईयर एज द केस में भी, तो आपको ना एग्जम्पशन मिल जाएगी, आपका अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। और मैं ना आराम से बैठा हुआ था मस्ती से, रेंट की हाउस प्रॉपर्टी में या फिर कहीं पे भी रिश्तेदार के घर में। अब ना मेरे पास में ना 31 मार्च को एक नोटिस, 31 मार्च नहीं, ड्यू डेट पे एक मेरे को नोटिस मिला, कहते इस बार आपने ना इनकम टैक्स पे नहीं किया। मैंने कहा पागल हो क्या, इनकम टैक्स पे नहीं किया, कैपिटल गेन के ऊपर इनकम टैक्स पे नहीं किया। मैंने कहा पागल हो गए हो क्या, कैपिटल गेन हुआ है मेरे को, लेकिन मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूं, अभी टाइम पीरियड है मेरे पास 3 साल और 2 साल का। वो कहते नहीं 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 ऐसा थोड़ी है। तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, अपनी ही बात को काट दिया लॉ मेकर्स ने। एक तरफ कहते हैं 1 साल जितना अर्न करो उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर टैक्स दो, और यहां पे मेरे को क्या कह रहे हैं, कहते 3 साल तक तेरा टैक्स नहीं लगेगा। तो अब इसका क्या करें? तो इसके लिए एक रूल बनाया गया, कहते हैं आप पैसा ना अपने हाथ में नहीं रखोगे सर। लॉ मेकर्स ने क्या बोला, कहता पैसा ना अपने हाथ में नहीं रखोगे, आप क्या करोगे, आप इसको एक स्कीम बता रहे हैं हम, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 ये नाम है, ठीक है ना, जैसे नाम होता है ना जलेबी बाई, ऐसे ही नाम है ये इसका। इसके फीचर्स मत पूछने लग जाना मुझसे, पहले ही आगाह कर देता हूं, ठीक है। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर अपने को पैसा डालना है। अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं 2 इयर्स और 3 इयर्स का, और आपको ड्यू डेट के बाद भी एक्सटेंशन चाहिए, ड्यू डेट के अंदर अंदर आप नहीं कर सकते। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ड्यू डेट के अंदर अंदर, सपोज मैं ये कहता हूं मेरा कौन सा साल चल रहा है, ये
मेरी आज कैपिटल गेन हुआ 2/4/2022 में, ठीक है। अब ये मेरा 22-23 चल गया, आज से, कल से, हाँ, कैलेंडर ईयर का कोई लेना देना नहीं है हमारे। हाँ, 31 मार्च 2023। मान लो यहां मेरे को कैपिटल गेन हुआ और मैं आराम से बैठा हुआ था। अब ड्यू डेट आई, मेरी ड्यू डेट आई, मान लो मेरी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023। इससे पहले पहले यानी कि 1/4/2023 से 31 जुलाई 2023 के बीच में मुझे अपना टैक्स पे करना था। लेकिन कैपिटल गेन के ऊपर भी टैक्स हुआ था, कैपिटल गेन के ऊपर भी टैक्स लगता था, वो भी टैक्स मेरे को पे करना चाहिए था। तो मैंने पे नहीं किया, ये जान करके कि भाई अभी तो 2 साल 3 साल पड़े हैं, अभी तो 1 ही साल बीता। तो रूल कहते हैं कि अगर आपने इस डेट से पहले पहले इन्वेस्टमेंट कर दी है तो ठीक है, और अगर नहीं करी है ना तो पैसा अपने पास नहीं रखना, पैसा किस में डाल देना, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन shall be invested or deposited into capital gain account scheme before filing रिटर्न ऑफ इनकम, या फिर बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है जी, या तो आपको इसको खर्च कर देना है नई हाउस प्रॉपर्टी पे, ठीक है जी, और या फिर आपको इसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल देना। बात समझ में आ गई? अपने हाथ में नहीं रखोगे। हाँ, कैपिटल गेन अकाउंट, हाँ कैपिटल गेन अमाउंट को, और क्या सैलरी को डाल करके आएगा उसमें? नहीं, बाद में बताता हूं। नहीं, जो मैंने कहा वो समझ में आया? मैंने ये बोला कैपिटल गेन आपके पास में हुआ, या तो ड्यू डेट से पहले पहले इन्वेस्ट कर दो, और अगर ड्यू डेट के बाद अपने पास रखना चाहते हो, यानी कि ये 2 साल या 3 साल का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो इसको अपने हाथ में मत रखना, इसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करा देना और वहां से निकाल करके इन्वेस्ट करना। समझ में आई बात? तो यहां से ये जो एरो इसमें आ रहा है ना, यही एरो आगे न्यू हाउस प्रॉपर्टी में भी जाएगा। 31 मार्च को रिटर्न फाइल नहीं होती सर, 31 मार्च तक की इनकम के ऊपर टैक्स पे किया जाता है। ड्यू डेट्स होती हैं हमारी 31 जुलाई नॉन ऑडिट पर्सन के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 31 जुलाई लिखी। बाकी असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर हम पढ़ेंगे कि ड्यू डेट्स क्या क्या होती हैं, ऑडिट क्या होते हैं, किसको बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाने चाहिए, वो सारे प्रोसीजर्स के पार्ट हैं। अभी तो हम ये मान रहे हैं कि हमारी ड्यू डेट एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसपे कि हमें टैक्स पे करना है। तो अगर टैक्स पे करना है और हम बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही बात है ना, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम बनी ही क्यों है? इसलिए बनी है ताकि आपको 2 साल और 3 साल का बेनिफिट दिया जा सके, है ना। क्योंकि एक रूल ये कहता है कि इनकम अर्न करो और असेसमेंट ईयर में पे करो, यानी कि नेक्स्ट ईयर टैक्स पे करो। लेकिन आपको तो अभी टाइम पीरियड दिया गया है 2 साल या 3 साल का इन्वेस्टमेंट करने के लिए हाउस प्रॉपर्टी में, तो आपको ये 2 साल और 3 साल तक आपका अमाउंट टैक्सेबल ना हो, उसके लिए क्या शर्त है कि एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, इस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डिपॉजिट करवा देना। और एरो देख रहे हो, ना केवल डिपॉजिट कराना है बल्कि आगे इन्वेस्ट भी करना है। तो मैं यहां लिख देता हूं एक बात, अमाउंट सो डिपॉजिटेड should be used for investment into new residential house property before
the time limit of investment get lapse। जी जनाब, मेरी बात समझ में आई? ना केवल कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डालना है, बल्कि इसमें से निकाल करके इन्वेस्टमेंट भी कर देना अपनी न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर विद इन द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है जी? 2 साल या 3 साल, एज द केस में बी। वरना अगर आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर पैसा डाल तो दिया, लेकिन निकाल करके खर्च नहीं किया नई हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ये जैसे ही टाइम लिमिट लैप्स होगी इसकी 2 साल या 3 साल, ये टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि ये फॉर द टाइम बीइंग आपको रक्षक की तरह बचाने आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, लेकिन इसकी भी शक्ति क्षीण हो जाएगी जिस दिन आपका टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा। हाँ, कैपिटल गेन तो उसी हिसाब से निकलेगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो इंडेक्सेशन बेनिफिट कहां तक के मिलेंगे ना? इनकम किस साल की मानी जाएगी? टाइम लिमिट लैप्स हुआ तब। हाँ जी, इसी साल में, वो उस साल में जब वो टाइम लिमिट लैप्स हो जाएगा ना, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपको ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम बचाएगी, लेकिन 2 साल या 3 साल से ज्यादा नहीं। समझ में आई बात? ओके, डन। अच्छा जी, अभी पिक्चर बाकी है। रूल्स कहते हैं कि सर आप ना इस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसको आपको फर्दर डिपॉजिट कर रहे हो, उसको फर्दर इन्वेस्ट करना है। आपने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद भी ली, अब लोगों ने पता इसी को अपना काम बना लिया टैक्स बचाने के लिए। तो हमने ये बोला, मतलब सोचो एक हाउस प्रॉपर्टी आज बेची है, अगले साल हमने एक और हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली, फिर अगले साल और हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली। इस तरीके से ना बार बार ट्रांजैक्शन की जा रही है। तो इस चीज को रोकने के लिए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का तुम रोज रोज चेंज करते हो, मन कर रहा है जी चलो आज उस घर में जाकर के रहते हैं, चलो इसको बेच देते हैं। तो ये ड्रामे नहीं हो, इसके लिए रूल बनाया गया। लॉ मेकर ने बोला कि जो न्यूली परचेज हाउस प्रॉपर्टी है ना, इसको 3 साल से पहले ना बेचने की सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुमने 3 साल से पहले इसको बेच दिया ना, तो जितना अमाउंट पहले एग्जम्पशन दी थी ना, वो छीन लेंगे तुमसे। और ये एग्जम्पशन छीनती कैसे है, ये जब कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तो आंखें खुली रह जाएंगी तुम्हारी कि ये हुआ क्या। बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हां कैलकुलेशन तो सीखनी पड़ेगी। ठीक सर? तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, कि जितना भी अमाउंट है जो आपने न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर लगा दिया है, तो अब इस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को 3 साल से पहले बेचना बिल्कुल भी मत, ठीक है जी। अगर आपने बेचा तो जितना अमाउंट पहले एग्जम्प्ट कराया गया था वो टैक्सेबल हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं तो नहीं बेचना चाहता था 3 साल से पहले, मुझे डरने की कोई जरूरत भी नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट आ गई कंपलसरी एक्विजिशन करने। कर लेती है ना गवर्नमेंट, कैपिटल गेन में पढ़ा है ना बेटा हमने। तो कैपिटल गेन के अंदर हमने पढ़ा, मैं नहीं बेचना चाह रहा था लेकिन कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया, और 3 साल से पहले ही कर लिया। अभी 3 साल भी नहीं हुए थे न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को, तो क्या होगा? तो मेरा कैपिटल गेन जो एग्जम्पशन थी वो छिन जाएगी। लॉ मेकर्स कहते हैं नहीं नहीं, इसमें तेरी गलती नहीं है। तो जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल ये कहता है कि 3 साल से पहले इसको बेच मत देना, वरना अमाउंट सो exempted earlier shall be taxable in the year in which you have sold the house property. But if it is compulsory acquired by government of India, then exemption remain same. कोई शक? ठीक है जी, इसको इस तरीके से बना लीजिए। पूरा मैंने साथ में लिख भी दिया उसको, हाउस प्रॉपर्टी न्यूली परचेज कांट बी सेल
बिफोर द 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, अदरवाइज द अमाउंट एग्जम्प्टेड अर्लियर शैल बी टैक्सेबल। ठीक है जी। और इस रूल की एक्सेप्शन है कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। कि हमारे पास अपने ना काम करने की बात बता रहा हूं आपको, मतलब लोग काम नहीं करते हैं ना। तो आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर एक ऐसे नवाब भी हुए थे जो अंग्रेजों की रेड में गिरफ्तार हो गए थे। पता है क्यों? क्योंकि उनको जूता पहनाने वाला कोई दास उनके पास नहीं था। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने रेड मारी कि इसको महाराज को गिरफ्तार करना है, नवाब थे वो कहीं के, और वो इस वजह से नहीं भाग पाए कि उनको जूता पहनाने वाला कोई दास वहां पे मौजूद नहीं था। दास मतलब सर्वेंट, हाँ। तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ में। क्या आप भी उस कैटेगरी में आते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कैपिटल गेन हुआ है हमारे को। मैंने ना कहानी यहीं से शुरू करी है, मैंने नहीं बनाया बिल्कुल भी कि हाउस प्रॉपर्टी जो है वो कब परचेज की गई थी, कब नहीं की गई थी। मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसको कि मैंने 1/4/2016 को बेच दिया, कैपिटल गेन निकाल करके दिया हुआ है। अच्छा सर, इन्वेस्टमेंट की मैंने न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में जो थी 70 लाख रुपए की। अब आप देख सकते हैं 70 लाख इज मोर देन 50 लाख रुपीज, है ना। 50 लाख तक एग्जम्पशन है, ऐसा पहली दो लाइनें पढ़ करके लगता है। लेकिन आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। हमने ना इसको पहले तो परचेज किया कब? 1/12/2017 में, यानी कि अगले साल। तो अगले साल पे जाने के लिए हमारे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की जरूरत पड़ी होगी, और लिखा भी है थर्ड लाइन के अंदर कि अमाउंट डिपॉजिट किए हमने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 2 बार में। एक बार तो ड्यू डेट से पहले पहले और एक बार ड्यू डेट के बाद। तो बताओ कौन सा डिपॉजिट जो है डिपॉजिट माना जाएगा? 48 लैक्स, यानी कि 48 लैक्स हमने जमा कराया था। इन्वेस्टमेंट हमने की है 70 लाख रुपए की, यानी कि रिमेनिंग पैसा हमने अपनी जेब से डाला होगा। 17 की जगह 16 होना चाहिए था। नहीं सर, मैंने ठीक लिखा है, अगले साल परचेज किया मैंने। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 31 जुलाई 2017 ही होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर मेरा क्या था? 16-17 था, और असेसमेंट ईयर क्या होगा? 17-18 होगा। तो 17-18 की ड्यू डेट वही होगी ना, 31 जुलाई 2017। आप कंफ्यूज क्यों हैं? 16-17 में मैंने जितनी इनकम कमाई होगी उसको 17-18 में टैक्स पे करूंगा ना, तो उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई है। तो वो ठीक लिखी है एकदम। 48 लैक्स मैंने डिपॉजिट कर दिया, तो यानी कि 48 लैक्स, 50 लैक्स पे नहीं। पहली दो लाइनें पढ़ करके हमें लग रहा था कि एग्जम्पशन 50 तक मिल सकती है, लेकिन अब क्या पता लग रहा है? 48 तक मिल सकती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कहते हैं क्या हो आपका जवाब पार्ट 2 में, यदि मिस्टर एक्स ने इसको बेच दिया हो 1/2/2019 में, यानी कि 3 साल से पहले पहले इसने बेच दिया, तो इसकी एग्जम्पशन वापस छीन लेंगे। आओ करते हैं इसके आंसर को। देखो जी, और बिल्कुल मेरे साथ नहीं लिखिएगा, केवल समझिएगा। मैं चाहता हूं कि आप एक बार में समझ जाएं और उसके बाद में खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। तो आओ लिखते हैं जी। सबसे पहले तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर। कौन सा असेसमेंट ईयर था? 17-18 जी। तो मुझे जो कैपिटल गेन हुआ था वो कितने का हुआ था बच्चों? कैपिटल गेन मुझे हुआ था 50 लैक्स का। अभी मत लिखना मेरे साथ में, माइनस करेंगे इसकी एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। बताइए कितना करूं, 50 या 48? 48, क्योंकि ड्यू डेट से पहले पहले सबमिट करवाना था।
डिपॉजिट करवाना था, तो 48 लाख मैंने यहां पे लिख देंगे, अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 बिफोर ड्यू डेट। बिफोर ड्यू डेट, तो ये अमाउंट था हमारे पास में 48 लाख, तो इतने की ही हमें एग्जम्पशन मिलेगी और रिमेनिंग 2 लाख रुपया हमारा सर टैक्सेबल हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर हुआ क्या, आगे जाकर के 48 लाख उसके पास में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर टैक्सेबल नहीं थे, जो वो पड़े हुए थे, और उसने 70 लाख की एक न्यू प्रॉपर्टी परचेज कर ली। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमने उसको जितनी एग्जम्पशन देनी थी हम दे चुके थे, और अब नई प्रॉपर्टी के ऊपर 48 लाख की उसको एग्जम्पशन मिल चुकी है, क्योंकि इतना ही अमाउंट डिपॉजिट और इन्वेस्ट किया गया था, ऐसा हम मानते हैं। अब सर हमने इसको कहा था कि 3 साल से पहले इसको बेचना मत, तो पार्ट 2 सेम ऊपर हेडिंग लिखेंगे, बिल्कुल वही लिखेंगे, सेम हेडिंग जो भी हमने लिखी थी। यहां पे असेसमेंट ईयर कब बेचा गया, ये 1920 हो जाएगा। अब देखो इसने हमारे को धोखा तो दे दिया, और ये अपने आप को सियाना समझ रहा था, तो हमसे कहता है सर मैंने इसको बेचा है, कितने का बेचा है हमने पूछा, कहता सेल्स कंसीडरेशन है मेरी 90 लाख में बेचा है मैंने इसको। हमने कहा अच्छा, फिर हमने कहा रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर कितने हैं, कहता कुछ नहीं है सर, 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ मेरा। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब 90 लाख रुपीस हमारे नेट कंसीडरेशन है। जी जनाब, अब ये हमें कहता है, अब यहां ध्यान देने वाली बात है, कहता है सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो दे दो मेरा, माइनस करेंगे ना। हमने कहा हाँ। हमने कहा कितना था, कहता मैंने इसको एक्वायर किया था 70 लाख रुपीस में, इंडेक्सेशन लगेगा वो बात की बात है, पहले मेरी बात सुनो। कहता 70 लाख, कहता है 70 लाख के ऊपर इंडेक्सेशन। मैंने कहा रुको बंधु रुको। कहते हैं हाँ क्या हुआ। मैंने कहा सर आपको बोला था कि न्यूली हाउस प्रॉपर्टी को, सौरभ न्यूली हाउस प्रॉपर्टी को बेचना नहीं है 3 साल से पहले, और आपने 3 साल से पहले बेच दिया है। तो कहते हैं हाँ। मैंने कहा मैंने आपको कहा था ना पिछले वाला अमाउंट जो है वो टैक्सेबल कर दूंगा। कहता है हाँ सर कोई बात नहीं, उसका अमाउंट आप टैक्सेबल कर देना, अभी तो हम न्यू हाउस प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन निकाल रहे हैं, तो वो बाद में कर लेंगे सेटल, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो कर लेंगे अलग से। मैंने कहा ना बाबू ना, ऐसे नहीं होगा। तो कहता फिर कैसे होगा। मैंने कहा ये एग्जम्पशन छीनी कैसे जाती है, तुम्हारे साथ साथ आज मेरे बच्चे भी सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एग्जम्प्टेड अमाउंट अर्लियर। कितना अमाउंट एग्जम्प्ट किया था हमने, 48 लाख जो हमने एग्जम्प्ट किया था उसको मान लेंगे माइनस। वो कहता है ये क्या कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बोला नहीं हमारे सामने, मन में सोच रहा है, कहता है ये क्या कर रहे हैं पता नहीं। 70 लाख में से 48 लाख या कितना बचा, 22 लाख। अब 22 लाख के ऊपर लगेगा इंडेक्सेशन, वो हमें आता है लगाना, लेकिन ये हमने ऐसा क्यों किया। सोचो अगर ये 3 साल प्रॉपर्टी को होल्ड करके फिर बेचता, तो यहां पे ये अमाउंट एग्जम्प्टेड वाला माइनस नहीं होता ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 70 मिलती, तो अमाउंट टैक्सेबल कितना आता, मोटा मोटा लगा लेते हैं, इंडेक्सेशन के चक्कर में नहीं पड़ते, अभी मोटा मोटा कितना आ जाता, 20 लाख रुपए। तो फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी से 20 लाख। अच्छा, क्योंकि इसने 3 साल से पहले बेच दी है, सॉरी सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी पे 20 लाख, ये बनता है हमारा
अब फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी पे इसने जो है हमसे एग्जम्पशन कितने की ली थी? 48 लैक्स। 48 लैक्स पहले वाला अब टैक्सेबल होना चाहिए। तो नई प्रॉपर्टी पे कायदे से चले तो कितना होगा? 20 लाख। कायदे से चले, अगर ये 3 साल होल्ड करके बाद बेचता तो नई प्रॉपर्टी पे कितना होता? मोटा मोटा 20 लाख। लेकिन अगर ये नहीं है, नहीं कायदे से चला, तो 20 लाख तो टैक्स लगना ही है, 48 भी टैक्सेबल होना है। तो टोटल कितने पे लगना है? 68 पे लगना है। हमने दोनों को मर्ज कर दिया। हमने क्या किया? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से 48 लाख माइनस किया, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 22 लाख बना दी। और 22 लाख अभी मान लो कि मैं यहां पे इंडेक्सेशन नहीं कर रहा, तो 22 माइनस हुए तो कितना हो गया? 68 लाख। देखो जादू, 20 तो करंट वाला है और 48 पहले वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता बेटा बात सुन, कि तुम्हारे को जो टैक्स देना होगा ना, वो पिछले वाले पे भी देना होगा, और उसकी कंप्यूटेशन इस तरीके से होगी कि ये तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस हो जाएगा, अलग से कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। समझ में आई बात? याद रखोगे। और उसके बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। तो इसको यहां से भगा देता हूं। चलो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लेते हैं जी। हाँ जी, इसने न्यू प्रॉपर्टी कब बेची है? 285 बता रहे हैं आप, 289 बता रहे हैं। 18-19 में ना, 18-19 का है 289। और इसने इसको कब परचेज किया था? 17 में। परचेज कब किया था ये बताओ? 1/12 यानी कि 17-18। और फिर 289 कौन से ईयर का है? तो फिर तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म है ये। बिल्डिंग के केस में 24 महीने तो होल्ड होना चाहिए ना। तो यहां पे तो लो और भी कम हो गया अब इसका, ये तो और भी ज्यादा अमाउंट टैक्सेबल आ गया। जो हमने किया था वो बिल्कुल सही ही किया था। यानी कि अगर थोड़ा सा पहले बेच देता ना ये, तब शायद इसको बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसको हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। 24 महीने भी होल्ड नहीं किया इसने अपने पास में। हाउस प्रॉपर्टी के केस में 24 महीने होता है ना, तो हमने तो इसको 36 महीने बोला था, इसने 24 महीने भी होल्ड नहीं किया, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा इसको। तो ये आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा जी? 22 लाख। यहां लिखेंगे 22 लाख, और ये आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 68 लाख। ठीक है जी, नोट करो इसको। पहले ऊपर वाला ये, अच्छा इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्यों नहीं मिला ये मैं बता देता हूं। बेटा मैंने ये बोला इंडेक्सेशन का बेनिफिट तब मिलता है जबकि हाउस प्रॉपर्टी के केस में ये हाउस प्रॉपर्टी 24 महीने से ज्यादा होल्ड की गई हो। अब चेक कर, इसने कब खरीदा था इसको? 1/12/2017 से लेकर के क्या नाम है, कब बेचा था इसने? 1/2/19 तक 24 महीने होते हैं क्या? नहीं होते ना। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट शॉर्ट टर्म पे तो मिलता नहीं है ना, लॉन्ग टर्म पे मिलता है। ये कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म है, ठीक है। हाँ, इसने अगर 24 महीने से ज्यादा होल्ड कर ली होती, लेकिन 36 महीने से कम कर ली होती, यानी कि करीब 24 से 36 के बीच में इसने बेचा होता, तो हम इसकी एग्जम्पशन छीनते और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी दे देते। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास में सेक्शन 54B। नहीं हटा नहीं रहा हूं मैं, इसको समझा रहा हूं। जैसे पिछले सेक्शन में था, सेक्शन 54 में, वहां पे क्या था? हाउस प्रॉपर्टी से हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और यहां पे क्या है? यहां पे है एग्रीकल्चरल लैंड से आपको एग्रीकल्चरल लैंड खरीदनी है। ठीक है जी। और ये खरीदनी है कितने टाइम में? 2 सालों के अंदर अंदर, ऐसा लिखा हुआ है।
विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है न्यू एग्रीकल्चर लैंड में। और जितना भी अमाउंट है या तो आप इन्वेस्ट कर दो बिफोर ड्यू डेट या फिर डिपॉजिट कर दो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में बिफोर ड्यू डेट। और ना केवल इन्वेस्टमेंट करनी है, ना केवल डिपॉजिट करना है, बल्कि आगे फर्दर निकाल करके उसको इन्वेस्ट भी करना है न्यू एसेट में जो कि है एग्रीकल्चर लैंड, न्यू एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है ना? ओके। और अगेन इसके अंदर भी सेम ही प्रोविजन है कि अगर आपने पैसा डिपॉजिट तो कर लिया लेकिन उतना उस हद तक नहीं किया, तो जिस हद तक आपने यूज किया है ना उसी हद तक एग्जम्पशन बनी रहेगी। बाद में वो अमाउंट रिमेनिंग टाइम लिमिट जब लैप्स होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और फिर इसके अंदर भी है कि एग्रीकल्चर न्यूली एग्रीकल्चर लैंड जो है, जो आपने परचेज की है न्यू एग्रीकल्चर लैंड, उसको 3 साल से पहले आप इसको बेच नहीं सकते। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कंपलसरी एक्वायर कर लिया है तो आपकी एग्जम्पशन ऐसी ही बनी रहेगी। अदरवाइज किसी और को आपने बेच दिया 3 साल से पहले तो आपका पहले वाला एग्जम्प्टेड अमाउंट जो है वो छिन जाएगा। ठीक है? ओके, याद रहेगा। यहां एक बात और है, देखिएगा ब्लू पेन से लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर लैंड को हम एग्रीकल्चर लैंड तभी कहेंगे जब ये कम से कम 2 साल पहले, बेचने से 2 साल पहले से यूज हुई हो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। कितने साल पहले? 2 साल, तभी एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे। ठीक है जी? और किसके द्वारा? वो खुद के द्वारा भी, यानी कि इंडिविजुअल और एचयूएफ। सेक्शन 54 और सेक्शन 54B किसके लिए है? इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही इसकी एग्जम्पशन ले सकते हैं, बाकी और कोई नहीं ले सकता। ठीक है जी? तो एलिजिबल पर्सन कौन है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो यहां पे लिखा हुआ है कि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज हुई हो कम से कम 2 साल पहले। किसके द्वारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यूज हुई हो? खुद पर्सन के द्वारा जो ट्रांसफर कर रहा है या फिर उसके पेरेंट्स के द्वारा। ठीक है जी? समझ में आ गई बात? चलिए, हाँ जी, देखिएगा क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, फिगर्स भी चेंज नहीं किए मैंने, जो भी किया हमने थोड़ी देर पहले। ठीक है? क्या लिखा हुआ है? कैपिटल गेन हुआ है हमें 1/4/2016 को। ठीक है? 50 लाख रुपए का ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ऑन सेल ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। हमने इन्वेस्टमेंट कर दी रूरल एग्रीकल्चर लैंड के अंदर 70 लाख रुपए में, और ये एग्रीकल्चर लैंड जो है वो परचेज किया हमने 1/12/2017 में, जबकि इससे पहले हमने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 48 लाख रुपीस ड्यू डेट से पहले डाल दिया था और ड्यू डेट के बाद 2 लाख रुपया डाला था। ठीक है? तो अब और सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है कि क्या होगा आपका जवाब अगर जो न्यू एग्रीकल्चर लैंड थी वो 1/2/2019 को बेच दी गई है 90 लाख रुपए के लिए। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। कैपिटल गेन हुआ 50 लाख का, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54B मिलेगी 48 लाख। ये ठीक है? बोलिए सर, क्या ये ठीक है? क्यों ठीक नहीं है? अगर ठीक नहीं है तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? इसने अमाउंट डिपॉजिट किया, इसको एग्जम्पशन मिली, और अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद में इसने इससे रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदी, हम ऐसा मानते हैं। तो क्या इसको एग्जम्पशन मिलनी चाहिए इस 48 लाख पे या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। करण कह रहे हैं नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हाँ जी, पर्सनल इफेक्ट तो नहीं होता। मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं अपने क्वेश्चन के अंदर कि जो खरीदी गई थी वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए 2 साल से यूज हुई है, और जो बेची गई है वो भी थी। दोनों ही लैंड एग्रीकल्चर लैंड थी। लेकिन यहाँ पे जानबूझ करके मैंने क्या डाला है? मैंने डाला है रूरल एग्रीकल्चर लैंड को खरीदा गया है। और
करण मेरे से ये कह रहे हैं, कहते हैं सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है ना वो कैपिटल एसेट नहीं होता, तो इसको एग्जम्पशन नहीं दी जानी चाहिए। आप में से कितने लोग करण के साथ में हैं? आपका नाम? निखिल कह रहे हैं, कहते हैं सर कैपिटल एसेट नहीं होता, ये बात सही है, लेकिन आपने कहाँ लिखवाया कि कैपिटल एसेट में ही उसको इन्वेस्ट करना है? आपने तो ये लिखवाया कि इन्वेस्टमेंट है न्यू एग्रीकल्चर लैंड में। अब इट मे बी रूरल और इट मे बी अर्बन। निखिल ये कह रहे हैं। अब बताइए आप में से कितने लोग निखिल के साथ में? हाँ, इनकम टैक्स लगता ही नहीं है रूरल एग्रीकल्चर लैंड में। हाँ तो सुनो सर, पहली बात तो ये कि मैंने ना यहाँ पे ये बोला है कि आपने बेचा हो, आपको कैपिटल गेन हुआ। 100 बातों की एक बात, आप सोच करके देखना, यह वर्ड लिखा हुआ है कैपिटल गेन, यहां वर्ड लिखा हुआ है कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन कब होगा? जब ये कैपिटल एसेट होगा। तो जाहिर सी बात है हम इसको सोच लेते हैं कि ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ही होगी। और मैंने ये कहीं नहीं लिखा कि आपको एक कैपिटल एसेट के अंदर ही इसको ट्रांसफर करना है। तो हमने क्या किया, हमने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच करके रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली, इसकी एग्जम्पशन हमें मिलेगी, अलाउड है। हाँ, जब ये अर्बन रूरल एग्रीकल्चर लैंड को आगे फर्दर बेच देगा तो इसके ऊपर कैपिटल गेन ही अराइज नहीं होगा, क्योंकि ये कैपिटल एसेट ही नहीं है। यानी कि सर आप कहना क्या चाहते हो, अगर ये 3 साल से पहले पहले इसको बेच देता है तो भी जो इसका अर्लियर अमाउंट एग्जम्प्टेड है वो छीना नहीं जाएगा? हाँ, नहीं छीना जाएगा, क्योंकि छीनने की तरीका 2 साल नहीं, छीनने का तरीका क्या है? छीनने का तरीका यही है कि जब कैपिटल गेन मांगने आएगा तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से इसे माइनस कर देंगे। और कैपिटल गेन कब लगेगा? जब कैपिटल एसेट होगी। तो सर ये तो एक मैनिपुलेशन है, ये तो एक मैनिपुलेशन है कि आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड दो, और फिर उस रूरल एग्रीकल्चर लैंड को आगे फर्दर बेच दो और इस तरीके से आप बिजनेस जनरेट कर लो। हाँ जी, ये एक मैनिपुलेशन है, लेकिन सर जरा दिमाग लगाना, कोई इंसान अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच करके रूरल एग्रीकल्चर लैंड जिसके की पैसे कम होते हैं क्यों लेगा? नंबर 1। नंबर 2, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को रीसेल करने के लिए जब वो ग्राहक ढूंढेगा तो क्या उसको उतने ग्राहक मिलेंगे जितने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के मिलेंगे, या क्या उसको उतने दाम मिलेंगे? तो ये सरकार ने ये रूल बनाया क्यों है? ये इसीलिए बनाया है ताकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड को मोटिवेट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग खेतीहार जमीन खरीदे। और खेतीहार जमीन खरीद करके आप क्या करेंगे? खेती तो करेंगे ना। तो ये चीज क्यों बनाई गई है? ताकि आप रूरल में जाकर के मोटिवेट करने के लिए आपको, कि वहां जाकर के आप एग्रीकल्चर लैंड परचेज करें और उसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करें ज्यादा से ज्यादा। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि हमारी भूख ज्यादा है, हमारी आबादी बढ़ती जा रही है और एग्रीकल्चर कम होती जा रही है। तो उसको मैनिपुलेट नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे ये जाल बिछाया गया है। तो अब चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो इसके ऊपर एग्जम्पशन भी छीनी नहीं जाएगी। तो पहले तो इसका अमाउंट 2 लाख रुपए टैक्सेबल हो गया, और फिर जब ये पार्ट 2 के अंदर इसने बेच दिया तो हम इसको यहां से सबको भगा देंगे, इन सबको यहां से भगा देंगे, क्योंकि ये कैपिटल एसेट ही नहीं है। तो कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन कहां से निकलेगा? अर्बन से रूरल खरीद लो। हाँ तो सब पूरा प्रोसीजर सेम है। हाँ जी। लेकिन अगर अपने पास रूरल है, हाँ उससे अपन अर्बन खरीद लेते हैं। तो मैडम, कोई अगर रूरल से आप अर्बन खरीद रहे हैं तो बात ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। जब कैपिटल एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन ही नहीं है, कैपिटल गेन ही नहीं है तो एग्जम्पशन का आएगी, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। अगर आप रूरल से अर्बन खरीदेंगे तो खरीदते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये तो हम टैक्स से बचते ही जाएंगे। क्या? हाँ हाँ जी। हाँ, वो मतलब हमारे पास में कैपिटल गेन इतना बना, 50 लाख किया था ना हमने। हाँ, जो डिपॉजिट किया था, डिपॉजिट 2 लाख नहीं किया हमने, फिर 48 लाख किया, तो 48 लाख के ऊपर एग्जम्पशन मिल जाएगी, रिमेनिंग 2 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे।
क्योंकि वो डिपॉजिट नहीं करवाए गए। और आगे हम मान रहे हैं कि इसने इन्वेस्टमेंट कर दिए होंगे ये 48 लाख। अब ये 48 लाख जब इन्वेस्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक क्या नाम है नोट लिखेंगे हम, एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड is not a capital asset no capital gain shall arise on transfer of it।